थैंक यू। आपने देखा कि ज़ेहम का ज्यादा जोर जो था वो चंद जुमले थे। अच्छा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि सर ने इतने वो जो क्या है, आप एक अच्छा शेर भी सुन लेते हैं ना तो उसका नशा होता है और आप उसमें गिरफ्तार हो जाते हैं। एक अच्छा गाना सुनते हैं आप, एक अच्छी मूवी देखते हैं, तो अभी तक जो है हम उसके शहर में गिरफ्तार हैं और उसमें से निकल के बात करना बहुत मुश्किल है। मगर थोड़ी सी बात करनी है। मेरी बात जो है 3 हिस्सों में तकसीम होगी, फ्यूचरिस्टिक फोरम, फिलॉसफी और फिर आज का जो सेशन था। मुझे इस पे बहुत खुशी है कि एक फोरम है और हमारे जो बहुत मोहतरम प्रोफेसर साहब थे, सलीम साहब, उनकी तालीमात को आगे बढ़ा भी रहा है और भी बहुत सारी एफर्ट कर रहा है। और ये जान के और भी खुशी हुई कि ये लोग ज़्यादातर फिलॉसफी पे काम करें। 20वीं सदी में फ़लसफ़े पे होने वाला ज़्यादा काम फिलॉसफी डिपार्टमेंट से बाहर हुआ, तो वही ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रही है। तो मोहसिन का, सर का, ज़ेहम का और जो बाकी लोग फ्यूचरिस्टिक फोरम के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फ़लसफ़ा या इंसान का हासिल किया हुआ सारा इल्म जो है, ये इंसान का इल्म है। इंसान कायनात को कैसे देखता है? मैं और मेरे बाबा अक्सर हम रात को बाड़ा गली में आसमान को देखते थे, तो मैं बाबा को कहता था कि देखिए, ये आप कह रहे हैं ये दुबे अकबर है, दुबे असगर है, ये जो स्टार्स के फॉर्मेशंस हैं, तो मैं उनसे, बाबा से पूछता था कि ये इनको ये पता होगा कि हम यहाँ पे एक इनसिग्निफिकेंट बीइंग बैठ के इनकी फॉर्मेशंस बनाई हैं? क्या चांद को पता होगा कि हम उसको खूबसूरत कहते हैं? क्या गुलाब को पता होगा कि हम उसको कहते हैं कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू है? दिस इज ऑल मैन मेड फैब्रिक। ये सारा इंसान का बनाया हुआ नॉलेज है, जो कि हमेशा इट इज ओपन टू फॉल्सिफिकेशन, ओपन टू नेगोशिएशन, ओपन टू मॉडिफिकेशन एंड चेंज। मुझसे एक दफा सवाल पूछा कि रिलीजन और फलसफे में क्या फर्क है। मैं तुम लोगों को अभी बता दूं ताकि तुम लोग मजीद रिलीजन और फलसफे की बहस में ना जाओ। रिलीजन एक बिलीवर का ख्याल होता है कि ये रिवील नॉलेज है और वो हमें सिखाता है कि ये जिंदगी क्या है, इसके बाद क्या है। मगर इंसान एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बीइंग है, इसको तैयार जवाब नहीं चाहिए। फलसफा, साइंस, इंसान का बनाया हुआ इल्म जो है, ये वो हमारे तजस्सुस है, ये वो क्यूरियोसिटी है जिससे हम खुद दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो ये इंसान की समझ है। मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक कहानी सुनाऊं। मतलब मुझे इसमें बड़ी खुशी है कि मेरा पीर साहब जो है आइंस्टाइन है। जब आइंस्टाइन साहब पीर नहीं बने थे तो उसका एक मकालमा हो रहा था रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। टैगोर आइंस्टाइन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये साइंस, इंसान कैसे दुनिया को देखता है, ये वो है। आइंस्टाइन उसको समझाने की कोशिश करे कि साइंस विल फाइनली रीच द रियलिटी, फाइनल रियलिटी। तो टैगोर उसको एक मिसाल के जरिए समझाता है और वो मिसाल ये है कि एक मौत, एक कीड़ा, मसलन एक कीड़ा गालिब की किताब को खा रहा है। क्या आप समझ सकते हैं कि वो कीड़ा गालिब की किताब को खाते खाते किसी गालिब के शेर को भी समझ जाए? कीड़ा उस किताब को उतना ही समझ सकता है जितना कि उसकी कैपेसिटी है। इंसान इस कायनात को, खुदा की बनी हुई चीजों को उतना ही समझ सकता है जितनी हमारी कैपेसिटी है। हमें द रियलिटी कभी भी नहीं पता चली। ये सारी कहानी इंसान की कहानी है और इंसान ने बनाई है। इंसान इस दुनिया को कैसे समझता है, कैसे एक्सप्लेन करता है? तो पहली बात, फलसफा पढ़ने से जो आप में सबसे बड़ी खूबी आती है वो यू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी। फिलॉसफी इज अ पर्सन्स वर्ल्ड व्यू। जिस तरह मेरी ग्लासेस है ना, वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, यू हैव अ फिलॉसफी, यू लिव बाय इट। द वर्ड मेक्स सेंस टू यू अकॉर्डिंग टू योर फिलॉसफी।
फलसफा पढ़ने के बाद जैसे अभी हमने देखा ना थोड़ा सा, आपको डाइवर्सिटी की समझ आ जाती है, प्लूरलिटी की समझ आ जाती है, आपको समझ आ जाता है कि ये चूंकि स्कीम बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है, मगर मेरे दोस्त के पास भी एक एक्सप्लेनेशन है, मेरे इस दोस्त के पास भी एक एक्सप्लेनेशन है, मुख्तलिफ रिलीजन्स को मानने वालों के पास भी एक एक्सप्लेनेशन है। तो यू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी। वो अरिस्टोटल कहता था, मार्क ऑफ अ सिविलाइज्ड मैन इज दैट ही एंटरटेन्स अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। आप में सुनने की, समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है, चाहे आप अपने अपोनेंट में, अपोनेंट का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा, जिसके साथ आप बात करें उसकी बात से आप इख्तलाफ भी करते हो, फलसफा आपको यह तरबियत देता है कि आप उसकी बात सुने, ठीक है, उसकी बात को समझें। जरूरी नहीं कि आप उसकी बात को मान लीजिए। दुनिया में बहुत सारे वर्ल्ड व्यूज हैं, मगर अभी आने से पहले भी मोहसिन के साथ बात कि लोग फलसफा क्यों पढ़ें, फलसफा क्यों पढ़ना चाहिए। पहला उसका जवाब यह है कि ताकि आप डाइवर्सिटी को, प्लूरलिटी को समझ जाए। जिन माशरों में प्लूरलिटी को समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो हमारा माशरा उसकी बहुत अच्छी मिसाल है। पॉलिटिक्स में आप अपने अपोनेंट को साथ लड़ेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, गालम गलोच देंगे, वक्त आने पे उसको गिरफ्तार कर देंगे, उसकी बात सुनाना बंद कर देंगे। आपने देखा ना, प्लूरलिटी के बारे में हम कॉन्शियस ही नहीं, हमें समझ ही नहीं। ये किसी एक के साथ नहीं, ये सारे लोगों के साथ होता रहता है। हम आम बहस में भी ये करते, ठीक है। अब मैं आ जाऊं सर के फलसफे की तरफ। जो आज सर का लेक्चर था, उसमें दो बातें पहले मैं मज़ाहिया तौर पे बता दूंगा और उसके बाद मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूंगा। एक बात, एक दफ़ा मेरे एक स्टूडेंट थे एरिया स्टडी सेंटर में, किसी मदरसे के मोहतमिम थे, मदरसा पूरा रन करते थे। तो वो पीएचडी उनको शौक हुआ कि वो लॉजिक पे करें। तो मैंने कहा ठीक है, सरफराज साहब डायरेक्टर थे, मैं सरफराज साहब का स्टूडेंट था, अभी रिसेंटली मैंने पीएचडी की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा पीएचडी का थीसिस ये होगा कि अल-फराबी ने कैसे सारी चीजें अरिस्टोटल से चुराई। मैं हंस पड़ा। उसको मैंने कहा आज जाके चेक करना कि अल-फराबी साहब कब आए थे और अरिस्टोटल साहब कब आए थे। आज के इस छोटी सी सेशन से आपको ये पता चल गया होगा कि हम कितनी रिच बड़ी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, कितनी बहुत सारी चीजें नए जदीद मज़ाहिब में और जदीद सूफीज़म में यहां से आई हुई हैं। ये बहुत पहले के, ये जीसस क्राइस्ट से भी कोई 1,500-2,000 साल पहले की कहानी आज हमें काका खेल साहब ने सुनी, ठीक है। तो हम समझते हैं इस दौर से पहले अंधेरा था, इस दौर से पहले अंधेरा था, बहुत रोशनी थी। जिस जगह पे पेशावर इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, यहां पे बहुत बातचीत हो चुकी थी, इंसान का अंदर का और बाहर का सफर बहुत ज्यादा हो चुका था। और आने वाले फलसफों में, इवन सूफीज़म में, आपको उसके ट्रेसेस नजर आते हैं, जो कि जिसकी एक ग्लिम्प्स आज आपको काका खेल साहब ने बताई, ठीक है। दूसरी काका खेल साहब की मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं, और वो ये है कि मोहसिन उसको कहते हैं कि ये बात तो ग्रीक फिलॉसफी में थी, जिस भी मैडम ने भी कहा। हाँ, ऑन अ लाइटर नोट, मैं भी ऑन अ लाइटर नोट बात करूंगी। हाँ, आपने सर के लेक्चर में एक और बात नोट की होगी, और वो ये है कि इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन हैज अ प्रैग्मेटिक ट्रेंड। इसमें एक प्रैग्मेटिज्म है, इसका ये सारा काम वो मुक्ति के लिए कर रहे थे, साल्वेशन के लिए कर रहे थे। तो ये जो 6 स्कूल ऑफ थॉट जो ऑर्थोडॉक्स सर ने बताए हैं, और जो 3 स्कूल ऑफ थॉट नॉन ऑर्थोडॉक्स, जिसको हम नास्तिक और आस्तिक कहते हैं, नास्तिक नॉन ऑर्थोडॉक्स, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये गॉड पे बिलीव करते थे या नहीं करते थे। इत्तेफाक से नास्तिक तीनों के तीनों नहीं करते थे, ये उनका मसला ही नहीं था। और आस्तिक में भी कुछ करते थे और कुछ नहीं करते थे, ठीक है। तो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन एक मकसद की तरफ जाती है मोहसिन, और वो मकसद है साल्वेशन।
वो गॉड की एग्जिस्टेंस पे भी बात करती है, ब्रह्मा पे इंडिविजुअल सोल का रिलेशनशिप विद गॉड पे भी बात करती है, और इस सारे मकसद में वो मुक्ति यानी साल्वेशन की तरफ जाते हैं। और किसी ने सवाल किया फ्रीडम और राइट और रॉन्ग का, तो उसको ये जवाब है कि यही राइट और रॉन्ग का पैमाना है। जो चीज आपको मुक्ति साल्वेशन की तरफ ले जा रही है वो ठीक है, और जो चीज आपको मुक्ति साल्वेशन से दूर ले जा रही है वो गलत है। मसलन हमें संख्या लफ्ज पढ़ना बहुत मुश्किल है। संख्या में जब हम प्रकृति और पुरुषा को जब देखते हैं तो साल्वेशन क्या है कि जब आपको समझ प्रकृति को समझ आए कि जाए कि पुरुषा है और ये इंडिपेंडेंट अपनी एग्जिस्टेंस को मनवा दे, तो आपको मुक्ति मिल गई।